बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं रामीन सैयद। नाज़रीन, जीत का जुनून के साथ मुहावरा एक बोला जाता है कि ये सर चढ़ के बोलता है, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जुनून जो है ये रफ्ता रफ्ता सर चढ़ के बोलेगा नहीं बल्कि धाड़ेगा। दुनिया भर के क्रिकेट दीवानों के दिलों की धड़कनें इस वक्त तेज हो चुकी हैं, सांसें रुकी हुई हैं और नजरें जमी हुई हैं उस मैदान पर जहां तारीख लिखी जाएगी। यह है चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जहां सिर्फ बेहतरीन ही नहीं बल्कि वो आइकॉन्स उतरेंगे जो क्रिकेट के उफक पर हमेशा के लिए चमके। बिल्कुल यासीन, यहाँ छक्के सिर्फ बाउंड्री पार नहीं करेंगे बल्कि जज्बात की सरहदें भी तोड़ेंगे। विकेटें सिर्फ गिरती नहीं बल्कि ख्वाब टूटने हैं और नई कहानियां जन्म लेनी हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये क्रिकेट नहीं, ये एक जिंदा दास्तान है जो आपकी आंखों के सामने रकम होगी। पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ जैसे सितारों के साथ मैदान में उतरेगा। दूसरी तरफ रिवायती हरीफ है भारत, जहां रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या अपनी महारत से सबको चित करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरह भारत के साथ साथ अगर ऑस्ट्रेलिया देखा जाए, जिसके पास ग्लेन मैक्सवेल है, स्टीव स्मिथ है, ट्रेविस हेड है और एडम ज़ैम्पा जैसे तबाहकुन खिलाड़ी मौजूद हैं, अपनी जारहियत के साथ वो भी मैदान में उतरेंगे। और इंग्लैंड जो हमेशा अपने मुनफरिद अंदाज में क्रिकेट खेलता है, इस बार जोस बटलर, आदिल रशीद, जो रूट और मार्क वुड के साथ अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा। जनूबी अफ्रीका की बात करें जहां टिम्बा बवूमा और लुंगी निगडी जैसी मोहलिक जोड़ी मौजूद है, किसी भी टीम के लिए बड़ा खतरा। बिल्कुल ऐसे यासिर और न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, हमेशा की तरह खामोश मगर खतरनाक, अपनी महारत और टीम वर्क से किसी भी हरीफ को पछाड़ने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फिर बांग्लादेश की बात कर लेते हैं जिसके पास है मोहम्मदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी, किसी को भी हैरान कर सकते हैं। और आखिर में अफगानिस्तान जिसकी स्पिन जोड़ी राशिद खान और मोहम्मद नबी किसी भी बैटिंग लाइन को मुश्किलात में डाल सकते हैं। और अफगानिस्तान पहली दफा आईसीसी टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक हो रहे हैं। और इसी तरीके से जो टीमें आ रही हैं उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो मैदान हैं वो सज रहे हैं, जिसमें कजाफी स्टेडियम लाहौर का है जहां की फजा क्रिकेट की तारीख से मुअत्तर है, नेशनल स्टेडियम कराची जहां आज मैच हो रहा है, जहां की विकेटें बल्लेबाजों के लिए मिसाली हैं, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जहां की तेज पिचेस बॉलर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेट के मेले के लिए जहां हर मैच एक नई कहानी सुनाएगा, हर शॉट पे दिल धड़केंगे और हर विकेट पे जोशो खरोश भरपूर होगा। यह है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी बॉलर रहे सरफराज नवाज साहब ने लंदन से हमें ज्वाइन किया है। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, आज कैसा दिन महसूस कर रहे हैं? 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल बाद हो रही है। पाकिस्तान को बतौर मेजबान और बतौर पाकिस्तानी कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं सुनने वालों को अदाबत करता हूँ और सलाम आप लोगों को भी जो बैठे हुए हैं। इससे मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा तो मैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नकवी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अनथक मेहनत से ये इवेंट करवा रहे हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया में ये चल रहा था और इंडियन जो बेतहाशा बेवकूफ़ी की तरह बातें कर रहे थे कि ये स्टेडियम मुकम्मल नहीं, फिर इंटरनेशनल लोगों को भेज रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों से कि ये जाके देखें, और ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि पाकिस्तान में ट्रॉफ़ी ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक ग्रेट कंट्री, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान इज़ ए ग्रेट कंट्री, कि यहाँ हर किस्म का उन्होंने ज़बरदस्त स्टेडियम बने हैं, ओपनिंग हुई है और पूरी दुनिया ने आके, और चीफ एग्जेक्टिव जो आईसीसी का है वो बेशतहाश तारीफ़ें कर रहा है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान पूरी नेशन की, कि ज़बरदस्त तरीके से ये जो ट्रॉफ़ी हो रही है चैम्पियन ट्रॉफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में जारी जो होने वाली है। और उसके बाद जो ओपनिंग हुई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दोनों ने लाहौर और कराची ओपनिंग के ऊपर गए हैं और उसके बाद स्टेडियम की ओपनिंग हुई है। और पूरी दुनिया में ये जो दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने वाकई चैम्पियन ट्रॉफ़ी पे एक ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। और हमें सबसे मिलकर
चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। दूसरा ये कि 2017 वाज द लास्ट टाइम जब हमने कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी जीती थी, एक बड़ा टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद से हम फाइनल सेमीफाइनल्स में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा एजाज़ हम हासिल नहीं कर पाए। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि अब हमारे होम ग्राउंड में इतना बड़ा टूर्नामेंट अरेंज हो रहा है? एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? बहुत शुक्रिया। मेरी जो तवक्कुआत, मेरे जज्बात जो हैं इस सारे इवेंट में, इस मामले में तकरीबन वही हैं जो अभी सरफराज नवाज साहब बातें कर रहे थे। हर पाकिस्तानी बहुत खुश है, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि कोई बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट करवाना बड़े एजाज़ की बात है। ना सिर्फ एजाज़ की बात है, उसके साथ ये होता है कि बड़े फ़ायदे भी हासिल होते हैं। एक तो ये माली तौर पे बड़ा मनफियत बख्श कारोबार है, यानी क्रिकेट को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरी बात यह है कि मुल्क की एक साख बनती है, दुनिया में पता चलता है कि फ़लाँ मुल्क में ये वाक़या पेश आ रहा है, तो इतने मुल्क जो आ रहे होते हैं, उनकी टीमें आती हैं, उनके खिलाड़ी आते हैं, वो यहाँ आते हैं, यहाँ का रहन सहन देखते हैं, यहाँ की जो मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, तो वो एक तासुर उनका बनता है। और वो तासुर आम तौर पे पाकिस्तान में जो भी मामला होता है अच्छा ही तासुर बनता है, और वो एक अच्छी जो है ख्यालात लेके इस मुल्क के बारे में जाते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला करे कि ये एक बड़ा कामयाब इवेंट हो और इसमें किसी किस्म की कोई खराबी ना आए। सरफराज वाल ठीक कह रहे थे कि हिंदुस्तान ने अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की टांग अड़ाने की। मैं इसको कहूँगा कि रुकावटें खड़ी करने, टांग अड़ानी हर तरीके से की। पहले तो उन्होंने इसमें ये बदमज़गी डाली कि यहाँ आने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में वो हाइब्रिड मॉडल हुआ है। वो ज़ाहिर है हमें कोई इतनी उसकी खुशी तो नहीं है कि वो बाहर जाके खेलें और पाकिस्तान की टीम, और उसका आप देखेंगे कि उसका एक और नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मेरा ख्याल है लाहौर में उनका मैच कोई नहीं है, या कराची में है तो या दुबई में, वहाँ उनके मैचेस हैं। तो लाहौर में हम लोग जो हैं वो उनको देखने में शुरू के मैचेस में, ग्रुप मैचेस में मेरा ख्याल है महरूम ही रहे कि मेरे सामने पूरा है नहीं है शेड्यूल, लेकिन मेरा तासुर यही है। उसके बाद मज़ीद देखें कि आम तौर पे ऐसे टूर्नामेंट्स में होता है कि तमाम मुल्कों की टीमें आती हैं, उनके कप्तान आते हैं, उसकी रंगारंग किस्म की होती हैं तकरीबा, वो कप्तान भी शामिल होते हैं। हिंदुस्तान ने उसमें भी शामिल होने से इनकार कर दिया कि हमारा कप्तान भी नहीं जाएगा। बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है। तो एक जैसे होता है ना, बदमज़गी पैदा करने की पूरी कोशिश कर दिया जाता है, वो कर दिया, पोलिटिसाइज कर दिया। क्रिकेट को वो एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की कौम खुश है, हम लोग खुश हैं। इसमें हमें जितनी मर्जी वो रखने डालते हैं। आपको ये भी पता होगा जो क्रिकेट के शायकीन हैं कि ये जो लोगो है उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान का नाम है बतौर मेज़बान के, उसको भी वो नहीं चाहते थे कि उनकी कमीज़ों पे या जर्सियों पे वो लोगो भी आए और पाकिस्तान का नाम भी आए। इसके बाद खालिद साहब, जिसकी जानिब से जितनी मर्जी कोशिशें की जाती रहे हैं, हम बतौर मेज़बान खुले दिल के लोग हैं, बड़ी कौम है, और ये समझते हैं कि क्रिकेट को सियासत की नज़र करके प्रागंदा करने की सूरत में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तो खुले दिल से वेलकम करते हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें प्लेयर पसंद है, परफॉर्मेंस उनकी पसंद है, कुछ भारत से हैं, कुछ दीगर ममालिक से हैं, लेकिन हम उसे क्रिकेट के तौर पे देखते हैं। सरफराज साहब, जैसे कि खालिद साहब कह रहे हैं कि इब्तदाई तौर पे हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब हम तनकीदी तौर पे तो नहीं कह रहे या पजमुर्दगी के अंदर तो बात नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जूं इसका जुनून बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्या इंडिया को पशेमानी नहीं होगी कि हम नहीं गए, हमें जाना चाहिए था? देखें, इंडियन के प्लेयर जो हैं, इवन उनका कैप्टन जो है, दे ऑल वांटेड टू कम। उनके बयानात मौजूद हैं कि हम पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का इशारा है कि अभी क्रिकेट बोर्ड जो इंडिया का है उसको पाकिस्तान नहीं जाना, और ये कश्मीर का ऐसे मसला बीच में लेके आ गए खाम का। भाई स्पोर्ट्स हो रही है, स्पोर्ट्स में आप दूसरी टीमें जो पाकिस्तान आ रही हैं और पाकिस्तान की इंडिया जा रही हैं, तो उसके बाद जब MOU साइन भी हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया खेलने गया है तो पिछले सालों में, तो वहाँ पे फैसला हुआ था कि इंडिया टीम पाकिस्तान आएगी। फिर जय शाह साहब उखड़ गए हैं, और इस तरह मैं कहूँगा कि डबल रोल जो प्ले कर रहे हैं
इस वेरी पुअर थिंकिंग। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि जैसे दूसरी स्पोर्ट चल रही हैं और इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, कबड्डी की आ रही है, दूसरी स्पोर्ट्स की आ रही हैं, तो इसमें क्रिकेट की आने के मेरा नहीं ख्याल कि इनको ख्याल करना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान जाके खेलना चाहते हैं। बाकी खालिद महमूद साहब ने ज़बरदस्त बातें की हैं और उन्होंने ये वाज़ह किया है कि स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स, और इसमें इंडिया ने जो टांग लड़ाने की कोशिश की है, एग्जैक्ट अल्फाज उन्होंने कहा है, और उनको सख्त नमोशी हुई है। और मेरा ख्याल है अब वो शर्मिंदा होंगे। तो पाकिस्तान इज़ ए ग्रेट कंट्री, पूरी दुनिया ने माना है, और सब टीमें पाकिस्तान पहुंच गई हैं, और उसके बाद सिवाय इंडिया के। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, चले दिल का गुबार जितना था वो हमने अब निकाल लिया है इतना ही इब्तदाई के तौर पे बहुत होता है। खालिद साहब क्या समझते हैं कि 8 टीम्स जो ग्रुप्स बने हैं, आपको कौन सा ग्रुप ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है और आपको लगता है कि नहीं ये कुछ बैलेंस होना चाहिए था? और हमारा ग्रुप तो वैसे बहुत खतरनाक है। देखिए, कोई ग्रुप भी खतरनाक नहीं होता, कोई ग्रुप भी कमज़ोर या ताकतवर नहीं होता। ये तो क्रिकेट के बारे में भी कहा जाता है कि क्रिकेट जो है वो बाई चांस होती है, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो महदूद ओवरों के खेल हैं, जैसे 50 ओवर का खेल है, T20 वगैरह है, इसमें तो मज़ीद ये है कि उस दिन जब खेल हो रहा है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मजबूत हो जाएगी, और जहाँ जहाँ उस ग्रुप में जैसे टीमें खेलेंगी होता चला जाएगा। बाकी अमूमी तौर पे बात ये है कि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही है, कोई शक नहीं है, और आज भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। 2 मैच वो पहले जो सेफ फ्री की टूर्नामेंट था उसमें वो बड़ी आराम से जीत चुके हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को पूरा फोकस जो है ना वो इस खेल के, आज के खेल पे करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात हैं, अगर पाकिस्तान जरा भी थोड़ा सा हौसला रखे। देखिए, पाकिस्तान का एक जो खिलाड़ी था हारिस राव, जो पहले नहीं खेल पा रहा था, वो मेरा ख्याल इस मैच के लिए फिट है, जबकि न्यूजीलैंड की 1-2 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं, जो उनके खिलाड़ी हैं वो नहीं खेल पाएंगे। उसमें फर्ग्यूसन एक नाम मेरे ज़हन में आ रहा है, वो बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट बॉलर हैं, वो नहीं खेल पाएंगे, उसकी जगह दूसरा कोई खिलाड़ी शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आज के मैच पे फोकस करना चाहिए और अच्छा, इसको खालिद साहब, अभी आप ज़रा ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस की बात करें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर हम तो मैचेस दोनों हारे, तो एक मॉरल डिफीट तो हमें अभी महसूस हो रही होगी ना, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि हाउ डू वी नीड टू इम्प्रोवाइज इन आवर स्ट्रैटेजी, कि जो स्ट्रैटेजी हमने देखी पिछले मैचेस में थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर हम ओपनिंग की भी बात करें वो भी स्ट्रगल करती हुई नजर आती है, कमज़ोर है, मिडिल ऑर्डर फिर भी बेहतर चल रहा है, ज़ाहिर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी सलमान अली आगा, रिजवान की। तो क्या लगता है स्ट्रैटेजाइज करने में अब क्या डिफरेंट होना चाहिए अगर आज के थोड़ी मैच की बात कर ली जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को? देखिए, सबसे अहम चीज़ है आपकी इफ्तिताही जोड़ी। जिस तरह की वो पेस सेट करते हैं, जिस तरह का नमूना खेल का वो पेश करते हैं, वो बाकी टीम के हौसले बुलंद कर देता है। अब हमारे इफ्तिताई खिलाड़ी गालिबन होंगे फ़खर जमान और बाबर आजम। बाबर आजम पे आपको पता है कि किस तरह की बहस होती रही है, अब भी बहस हो रही है। मेरी ज़ाती राय है, पता नहीं, मैं इतना माहिर तो नहीं है, मेरा ख्याल है सरफराज मुआज़ इस पे बेहतर राय दे सकेंगे। मेरे ख्याल में बाबर आजम बहुत ही कॉम्पिटेंट, मजे हुए, अकम्प्लिश जो है वो क्रिकेटर हैं, और उनकी जो बैटिंग है उसमें कोई गलत स्ट्रोक खेलने का कोई उनके ज़हन में तसव्वुर ही नहीं है। इस किस्म की मुश्किल किसी ज़माने में हिंदुस्तान के सुनील गावस्कर को भी पेश आती थी। मुझे याद पड़ता है कि वो इब्तदाई जो वर्ल्ड कप का मैच था जो इंग्लिस्तान में हो रहा था 1975 या 1979 में, सरफराज को याद होगा, ये शायद वो मैच खेल भी रहे थे, तो बड़ा काफ़ी लंबा खेलने के बाद उसने सिर्फ 32 रन स्कोर किए थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ताकि उनसे तबसरा ले सकें। 32 रन स्कोर किए थे और बेशुमार गेंदें खेली थी। जब उनसे पूछा गया कि ये तुमने क्या किया, तुमने टीम को हरवा दिया, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की क्रिकेट खेल रहा हूँ, कोई मुझसे गलत स्ट्रोक खेला नहीं जाता था और मुझे कोई ऐसा गेंद मिलता नहीं था जिसमें मैं हिट लगा सकूं, तो ना मैं आउट हो सकता था, क्योंकि वो आउट तो बॉलर ने करना था। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी ये दिक्कत पेश आती है।
वो गलत स्ट्रोक खेलने के आदी नहीं है, वो कोई ज़्यादा इम्प्रोवाइज भी करना पसंद नहीं करते। वो जिस तरह की टेक्स्ट बुक शॉट्स बहुत अच्छी शॉट्स खेलते हैं, तो इस वजह से उनको मुश्किल पेश आती है वनडे क्रिकेट में तेज़ी से स्कोर करने में। इस पे माहिरीन को गौर करना चाहिए। बहरहाल अगर वो एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, उसके साथ फ़खर जमान अच्छा खेलते हैं, उसके बाद अगले आने वाले बैट्समैन इस काबिल हैं कि वहाँ से वो इनिंग्स को बिल्ड अप करके एक इतना बड़ा स्कोर लगा सके कि न्यूजीलैंड के वो अचीव ना कर सके, या अगर उनको बॉलिंग पहले करनी पड़ती है तो उस मौके में भी उनकी बड़ी एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये तो विकेट पे डिपेंड करता है किस किस्म की विकेट है। हमारे उनके स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं, कोई इसमें शक व शुबा नहीं, लेकिन बहरहाल उनको चूँकि कैजुअल्टीज एक दो हो चुकी हैं तो पाकिस्तान को मैच जीतने का कोशिश करनी चाहिए और उसका इम्कान भी है। ठीक, सरफराज साहब किस हद तक तायद करते हैं और जो हवाला दे रहे हैं खालिद महमूद साहब गवास्कर का कि इतने बड़े प्लेयर और जो उन्होंने 32 रन बनाए एक लंबी इनिंग खेलने के बाद, आप बाबर आजम के साथ कोई बैड पैच देख रहे हैं या अनलकी रहे हैं वो पिछले कुछ अरसे में? नहीं, देखें, बाबर आजम का जो मैंने पिछली कुछ इनिंग्स देखी हैं, उससे पहले भी टेस्ट मैचेस, ये दूसरे मैचेस में ये वाज़ह नज़र आया कि वो हाफ कॉक खेलता है और अपना गैप बनाता है, पूरी टांग नहीं निकालता, बैट और टांग के बीच में गैप होता है, थोड़ा सा गेंद मूव हो जाए तो वो फिर अपना आउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको फुल खेलना चाहिए, पूरी टांग आगे ले जाए या पिछली टांग पूरी मूव करे। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि कोचेज इतने मौजूद हैं, उसको वीडियो दिखाते, एंड ही हिमसेल्फ इज ए मंजा हुआ प्लेयर, इतनी अच्छी इनिंगें खेल चुका है, वन ऑफ द बेस्ट स्कोरर, ओडीआई हो या टेस्ट मैचेस हो, T20 हो, तो उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इस तरह की जो गैप बनते हैं उस वजह से ये आउट हो रहा है। तो इसको अपना फुल कंसंट्रेट करना चाहिए। ये जो हाफ कॉक खेलता है इसको अपना पूरा मतलब जैसे टांग निकाले और बैट और पैड के बीच में गैप नहीं होना चाहिए ताकि गेंद निकले ना, तो ये इसको देखना चाहिए। और उसके बाद मैं कहूँगा कि T20 में ये ओपन करता रहा रिजवान के साथ, तो ओपन करने में तो कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी नया गेंद होता है और उसके बाद तेज बॉलर भी होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ओपनिंग पर सूटेबल हैं बाबर आजम या हमें चेंज करने की जरूरत है इस स्ट्रैटेजी को? मैं बता रहा हूँ ना, ये T20 में ओपन करता रहा ना, T20 ODI में इतना ज्यादा क्या फर्क है, नया गेंद उधर भी है, नया गेंद इधर भी है, तो ये ऐसे मुश्किलात डाल रहे हैं कि ये ओपन आ गया है, फलाना आ गया है, ये करता रहा ओपन, तो इसको इस मुश्किलात में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा आपका है फ़खर जमान, वो हार्ड हिटर है, उसको भी आप देखें ख़राब किया है, कभी उसको 3 पे भेजते रहे हैं, कभी 4 पे, कभी 5, और उसकी बैटिंग भी इस तरह उन्होंने तबाही की है। लेकिन जो साइम अयूब है, वन ऑफ द बेस्ट रिसेंट प्लेयर, जिसने साउथ अफ्रीका में 2 लगातार सेंचुरी भी की हैं और ज़बरदस्त उसने अपनी परफॉर्मेंस की है, इंजर्ड हो गया है, उससे मैं कहूँगा ज़रा बैलेंस जो बेहतर होना था वो ज़रा डिस्टर्ब हुआ है, ताकि ये जो बाबर आजम ने नंबर 3 पे जाना था और वो ओपनर आपके पास ऑटोमेटिक मौजूद था, तो ये थोड़ा फ़र्क हुआ है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें बाबर आजम के दिमाग में डालना, बातें करनी, ये मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए। अच्छा, चले कप्तान जी ये बता दें कि ओपनिंग जोड़ी इस वक्त जो डिसाइड हुई है फ़खर जमान की, आप कहते हैं कि हमने उससे तजर्बे बहुत ज़्यादा करवा लिए हैं, अभी जो ओपनिंग जोड़ी डिसाइड हुई है आपकी नज़र में ये बेहतर है कि अगर फ़खर जमान और बाबर आजम ओपन करें और 1 डाउन अगर रिजवान आए तो ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी? देखें, ये तो कैप्टन के ऊपर मुनसर करता है और उसके बाद डिस्कशन जो टीम के अंदर होती है, आकब जवेद मौजूद है और उसके बाद कुछ और कोचेज मौजूद हैं। तो उससे पहले तो आप देखें ना, आपका जो नंबर 5-6 बैट्समैन है वो ओपन करता रहा है, तो उसको भी आप ओपन करा के तो इसको नंबर 3 कर सकते थे। तो मैं गुलाम की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो डिस्कशन होती होगी अपना टीम के अंदर क्या करना है क्या नहीं,
और उन्होंने ये बाबर आजम का सोचा है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओपनर और फखर जमान के साथ इसी को भेजें, तो ये मैं कहूँगा कि ओपन अगर ये साइम अयूब अनफिट हुआ है तो उसके अलावा ओपन इन्होंने कोई तैयार ही नहीं किया। हालांकि 3-4 ओपनर हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल हैं इनका काम था ना ये इस तरह की चीज़ें देखना। अब इंजरीज हुई हैं, ये दूसरी टीम जो न्यूजीलैंड की है उन्होंने फौरी तौर पे रिप्लेसमेंट न्यूजीलैंड से मंगवा ली है। उनको पता था कि ये इंजर्ड हो गया, इसकी जगह ये हम बुला लें, तो इस तरह पाकिस्तान को भी न्यूजीलैंड की टीम के। ठीक है, ठीक है, यही सवाल मैं खालिद साहब की तरफ भी लेके जाना चाहूँगी। खालिद साहब, आपको क्या लगता है फ़खर ज़मान और बाबर आजम की जोड़ी एज ओपनिंग बैट्समैन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपको लगता है कि ये दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कुड हैव डन, या फिर कुछ और डिफरेंटली स्ट्रेटजाइज हो सकता था ओपनिंग में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त इस बहस में हमें नहीं पड़ना चाहिए। होना यही चाहिए कि जो भी क्रिकेट बोर्ड ने, जो भी उनके सिलेक्टर ने, जो भी उनके कोचेस ने एक प्लान मंसूबा तैयार किया है उस पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। उन्होंने चुना है बाबर आजम को और फ़खर ज़मान को। अब इसमें हो सकता है कोई बेहतर ऑप्शन भी होते, अब साइम अयूब होते तो फिर तो मेरा ख्याल है किसी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं थी। अब चूँकि ये ओपनर हैं, हमें चाहिए कि इनको पूरी तरह सपोर्ट करें, इनके बारे में यही सोचें कि ये बेहतरीन जोड़ी है, क्योंकि अब पहला मैच हो रहा है ग्रुप का। अब हम अगर इस बहस में पड़ेंगे इसकी बजाय ये करते वो करते, तो मेरा ख्याल है ये टीम की हौसला शिकनी करने वाली बात होगी। हमें बिल्कुल इसको सपोर्ट करना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि यही अच्छे थे और अल्लाह करे कि यही अच्छे साबित हो। अब इस गुफ्तगू का मेरे ख्याल में फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, होम ग्राउंड का एडवांटेज तो होता है, एज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रायलेटरल सीरीज़ में के नतायज तो हमने देखे हैं। लेकिन एक बड़ा जब इवेंट होता है तो उसकी तैयारी भी उस हिसाब से होती है, उसमें कुछ बदलाव भी हो जाता है, उसमें एनर्जाइज भी टीम बहुत ज़्यादा होती है। तो मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि किस टॉस कितना फैक्टर अहम है इस सारे गेम में, और क्या बैटिंग पहले सूट करेगी या बॉलिंग पहले सूट करेगी? देखिए, ये वो तबसरा कर सकता है जिसने विकेट को देखा हो। विकेट के बारे में ना मीडिया में कोई रिपोर्ट्स आई हैं, ना कुछ बताया गया है, लेकिन आम तौर पे जो असूल है इस किस्म के टूर्नामेंट्स का, लिमिटेड ओवर्स का, वो ये होती है कि वो बैटिंग विकेट तैयार की जाती है, मतलब यानी बैट्समैनों को ज़्यादा सूट करती है। मकसद ये होता है कि शायकीन जो है क्रिकेट के, वो आते हैं चौके देखने, छिक्के देखने, बेशुमार स्कोर होता देखने के लिए आते हैं। तो अगर वहाँ पे एक ऐसी विकेट बना दी जाए कोई जो बहुत ज़्यादा टर्निंग हो या जिसमें बहुत ज़्यादा पेस हो और गेंद बड़ी मुश्किल हो, स्विंग हो, तो वो फिर मैच तो हो जाएगा। लेकिन जो स्पेक्टेटर चाहते हैं, जो शायकीन चाहते हैं कि बहुत शानदार चौके छिक्के देखने को मिले, वो नहीं मिलती। तो दुनिया में अक्सर व बेशतर जो है वो विकेट ऐसी तैयार की जाती है कि जिसमें बैट्समैनों को बैटिंग करने का मौका है। मेरा ख्याल ये है, मैंने नहीं विकेट देखी ना उसके बारे में कुछ सुना है, मेरा ख्याल ये है कि ये विकेट भी वैसी ही विकेट होगी, ये बैटिंग के लिए फेवरेबल। सर आपने विकेट की बात की है, विकेट का जायजा तो अभी पेश हो जाना है। नाज़रीन, जीत का जुनून स्पेशल ट्रांसमिशन जारी और सारी रहेगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन कराची का नेशनल स्टेडियम इस वक्त मैदान है, और टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है और बैटिंग की दावत दे दी है न्यूजीलैंड को। इसी के ऊपर मज़ीद तबसरा करते हैं। सरफराज नवाज साहब,
क्या समझते हैं मोहम्मद रिजवान का ये फैसला किस हद तक सूदमंद होगा? उन्होंने पुराने मैचेस का भी हवाला दिया और ख़ास तौर पे बात वहाँ पे की गई ड्यू फैक्टर के हवाले से। अब आपको भी मालूम है कराची में रात के वक्त ड्यू फैक्टर तो होता ही है, आम दिनों में भी होता है और इन दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही होगा समंदर की वजह से। तो किस हद तक बेहतरीन फैसला किया गया? देखें, आखिरी 2 मैचेस अगर आप देखें, एक साउथ अफ्रीका और दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 प्लस के जो रन इन्होंने किए हैं, पाकिस्तान ने बैटिंग सेकंड, तो एक तो वो आपके सामने चीज़ है कि चेजिंग रन पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। दूसरी तरफ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है एंड पाकिस्तान लॉस्ट बाय 6 विकेट्स टू न्यूजीलैंड। ये दोनों चीज़ें आपके सामने है कि पहले बैटिंग करके क्या पोजीशन है और दूसरा चेजिंग करके सेकंड बैटिंग, तो ये तो पोजीशन सामने सबके साथ वाज़ह है। लेकिन मेरा जो तजर्बा है वो जो कराची के मैचेस का, कराची की पिच का, कराची के मौसम का, दोपहर के वक्त जो 2 बजे का मैच शुरू होगा और 4 बजे तक, तो मैं कहूँगा कि ये बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होती है। दोपहर के वक्त गेंद स्विंग भी नहीं होता और बैट्समैन के लिए काफ़ी पैराडाइज बन जाती है बैटिंग पिच। अब उसमें आप देखते हैं कि आरएस राउत कितना फिट है और उसके बाद फिर शहनशाह अफरीदी शुरू में अगर डेंट डालता है, 1-2 विकेट लेता है, और नसीम शाह अगर विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करे, वाइड स्टंप गेंद ना करे और लाइन और लेंथ ये अपनी रखें, तो शुरू में ये थोड़ा सा जो मॉइस्चर ओवरनाइट होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो सुबह की धूप होगी, कराची में धूप होती है, वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन लाइन और लेंथ रखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनमें जो फास्ट बॉलिंग तो है, लेकिन उसके बाद जो इनके स्पिनर, एक जो इनके पास ये स्पिनर जो है इब्रार, इसका गेंद मैं देखता हूँ कि ऑफ द विकेट गेंद इसमें निफ नहीं है। वो निफ नहीं जो एक लेग ब्रेक में होनी चाहिए, गेंद फाड़ के तेजी से ब्रेक हो, ये ऊपर से गेंद फेंकता है और ऑफ द विकेट गेंद बिल्कुल स्लो आता है, जो बैट्समैन को एडजस्ट कर लेता है आसानी से। वो इसको किसी ने बताना चाहिए था कि गेंद के ऊपर फोर्स करे, फ्रंट फुट के ऊपर आके, और जो बाजू है वो बॉलिंग बाजू, उसके ऊपर जोर लगाए ताकि गेंद ऑफ द विकेट तेज तो निकले। तो ये इसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा फ़र्क देखने में आया। उसके अलावा जो पाकिस्तान के मेन स्पिनर है, कोई स्पिनर तो है ही नहीं, और एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। और ये जो आपने रखे हुए हैं, जो स्पिनर आपके पास मौजूद हैं, मैं ये कहूँगा कि कुछ दिल, ये तो एक आम रूटीन का बॉलर है कि गेंद आके फेंकता है, ब्रेक उसके पास है नहीं। और वो कहते हैं ना, आधा तीतर आधा बटेर, कि ये बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यू आर प्लेइंग दी चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में आपको स्पेशलाइज्ड बॉलर, स्पेशलाइज्ड बैट्समैन ज़रूर चाहिए होते हैं। और आपके पास ये जो नुमान था, और उसके बाद आपके पास साजिद खान, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड नाउ। इन्होंने एक ही मैच में 20-20 विकेटें ली हुई हैं। इनको ज़रूर रखना चाहिए था, ताकि जो स्पिनर, देखें तमाम टीमें स्पिनर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं। इंडिया का देख लें, बुमराह अनफिट हुआ है, उन्होंने तेज बॉलर से तेज बॉलर नहीं चेंज किया, उन्होंने एक और स्पिनर बढ़ा दिया है। तो ये पाकिस्तान यूएई पिचों के ऊपर स्पिनर का काफ़ी फोकियत है। तो मैं सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कोई क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन इनको ये तो समझ होनी चाहिए थी। पाकिस्तान और यूएई में ज़्यादातर स्पिनर भी ज़्यादा कारआमद होते हैं मिडल टाइम में जो बॉलिंग होती है। ठीक है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। खालिद साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त पिच कंडीशंस को देखते हुए और जो हमारे पास बॉलिंग अटैक में दस्तयाब हैं पेसर्स और स्पिनर्स, उनको देखते हुए फील्डिंग का फैसला लेना आज के मैच में आपको कितना ठीक लगता है फैसला? मैं हैरान हो रहा हूँ, सरफराज नवाज खिलाफ आदत खुलकर बात नहीं कर रहे। क्लासिक पैटर्न ये है लिमिटेड ओवर्स में कि जब आप टॉस जीतते हैं तो आम तौर पे, स्वाय के कोई बड़ी खसूसी हालात हो, तो आम तौर पे जो टीम टॉस जीतती है वो बैटिंग करती है, और उसमें
सारा इनिशिएटिव उनके हाथ में होता है। वो विकेट पे देखते हैं, फिर वो अपने जेहन में एक टारगेट सेट करते हैं कि इतना स्कोर हम कर लें तो हम मुखालिफ टीम को उसके अंदर अंदर आउट कर सकते हैं। और वो उनके एतमाद की भी गमाजी करता है, उनके एक प्लान की भी गमाजी करता है कि वो उनके सामने कोई मंसूबा है। ये टॉस जीतने के बाद, और ख़ासतौर पे सरफराज ठीक कह रहे थे, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि कराची की कंडीशन ऐसी हैं कि वो कोई मौसम का इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, काफ़ी धूप शुभ सुनाए निकली होती है, तो बड़ी आइडियल कंडीशन होंगी बैटिंग के लिए। उन हालात में अब पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया है, वो मेरी समझ से बाहर है। बैटिंग का फैसला करना चाहिए था, एक लंबे टारगेट, लंबे स्कोर के लिए जाना चाहिए था, और फिर उसके बाद उसको डिफेंड करने की कोशिश करनी चाहिए थी। बहरहाल जो भी उन्हें सोच के किया है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह करे कि उनका प्लान कामयाब हो। चले सर, तब तक तो दुआएं साथ होंगी जब तक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल आता। उसके बाद हर एक के अपने कलिमात होते हैं। सरफराज साहब, प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो क्या समझते हैं कि किस हद तक बेहतरीन प्लेइंग 11 रखी गई है? मोहम्मद हसनैन इसमें नहीं है, कामरान गुलाम नहीं है, फ़हीम अशरफ नहीं है, उस्मान खान नहीं है। प्लेइंग 11 में मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, फ़खर ज़मान है, सऊद शकील हैं, तैयब ताहिर हैं, सलमान आगा हैं, खुशदिल शाह हैं, अबरार अहमद है, हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। न्यूजीलैंड की टीम को देखते हुए प्लेइंग 11 किस हद तक आपको बैलेंस या मजबूत लगती है? देखें, ये जो आपने टीम बनाई है, इसमें तो मैं हैरान हूँ कि शाउद शकील जो 2 मैचेस में बैडली फेल हुआ है उसको इन्होंने रखा है, और उसके बाद गुलाम को नहीं रखा। गुलाम इज़ ए गुड प्लेयर नंबर 3 पे आके, और ये शकील जो है ये तो एक पंजाबी में कहते हैं कि ठक्का प्लेयर है, कि इसके पास वो तेज खेलने की जो चीज़ें होनी चाहिए, और राउंड द विकेट जो निकल के भी मारना इस तरह की, और रन को चेज करना अगर हो तो चेज करने में भी ब्रिलियंटली तेज खेलना, वो तो इसके बस की बात नज़र नहीं आई। और 2 मैचेस जो इसने खेले हैं उसमें भी आप देख लें कोई परफॉर्मेंस नहीं। गुलाम को अगर देखें तो ही इज़ बीन परफॉर्मिंग, लेकिन उसकी एक जो गलती है कि जो निकल के 50 के बाद भी शॉट मारता है, तो उसको किसी ने ग्रूम ही नहीं किया कि 50 के बाद 100 भी होता है। कुछ ज़रूरी नहीं कि 50 के बाद एक गेंद पे ही आप 100 कर दें। तो ये चीज़ें मेरा मतलब ग्रूम करने की ज़रूरत थी। और उसके बाद जो तेज़ बॉलर हैं, वो तो मैं कहूँगा कि डाइंग आज में जो इनकी बॉलिंग है, आखिरी 4-5 ओवर, वहाँ कोई कंसंट्रेशन होनी चाहिए। शुरू में तो ये अच्छी बॉलिंग करते हैं, रन भी रोक लेते हैं, और इसके बाद जो मिडल के ओवर हैं उसमें तो आपके पास जब गेंद सेमी नहीं होगा तो तेज़ बॉलर इतना इफेक्टिव है ही नहीं। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि वहाँ आपके पास जो स्पिनर होने चाहिए, रियल स्पिनर मैं कहता हूँ, ये बीच में वो ऐसे नहीं है कि फिट इन कर लें जी कि ये 4 ओवर कर लेगा, ये 4 ओवर दूसरी तरफ से करवा लेंगे। ये इस तरह का मामला नहीं चलना चाहिए। रियल स्पिनर होने चाहिए थे, जैसे तमाम टीमों के पास हैं। देखे पिछले मैच में उनका जो कैप्टन है ये सेंट्रल में, उसने 10 ओवरों में 20 रन दिए, 2 विकेटें भी ली। इस तरह दूसरे बॉलर भी उनके काफ़ी टाइट बॉलिंग करते हैं। और दूसरी जो तमाम टीमें हैं, बहरहाल अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन चेयरमैन साहब ने ज़रूर मेंशन किया था कि हमारे पास वक्त है चेंजेस का, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। जी, बड़े इंपॉर्टेंट आपने एस्पेक्ट्स बता दिए। ज़रा शायकीन का जोश और जज्बा जान लेते हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर शाहिद हुसैन सलरा, उनकी जानिब चलते हैं। शाहिद, बताएं ज़रा क्या माहौल देख रहे हैं आप? स्टेडियम में कितनी गहमा गहमी है, क्योंकि अब से कुछ देर में तो मैच शुरू होने वाला है। माहौल कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों से हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे हैं मैच देखने के लिए, और ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने बताया कि ना सिर्फ लाहौर, कराची, बल्कि रावलपिंडी के साथ साथ दुबई में भी जो मैचेस हो रहे हैं वो मैचेस भी देखेंगे। तो बड़ा जोश जज्बा है। इस तरह सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं उससे भी काफ़ी शायकीन क्रिकेट मुतमईन नज़र आते हैं। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जो सब्ज़ हरियाली परचम है वो शायकीन क्रिकेट ने उठाए हुए हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी जर्सी है वो भी पहन रखी है
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो बड़ा जोश जज्बा जो है दीदनी है। एक तो सिक्योरिटी इंतजामात से काफ़ी लोग मुतमईन है, दूसरा जो 96 के बाद एक बड़ा इवेंट कराची में होने जा रहा है, तो उस हवाले से भी लोग काफ़ी खुश हैं कि जिस तरह के इवेंट ICC का इवेंट एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में हो रहा है, तो दीगर जो टीमें जो नहीं आई पाकिस्तान उनको भी काफ़ी मिस कर रहे हैं। बाकी जिस तरह आज 3 घंटे पहले नेशनल स्टेडियम के दरवाजे खोले गए थे, उनको शायद अजरह तफन्नन पूछ रहा हूँ, वो जो टीमें नहीं आई उनको मिस कर रहे हैं या उनको कोस रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि उनको हम मिस नहीं करें, लेकिन वो टीमें पाकिस्तान नहीं आई, पाकिस्तान ना आने को वो टीम मिस करेगी, पाकिस्तानी उनको मिस नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो रवैया रहा है खेलों के लेके वो बड़ा जो है वो एक नाकिस रहा है। इसलिए मैंने बुजुर्गों से भी बात की, ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी बात की, उनका ये कहना था कि वो डर गए हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि दीगर टीमें मुकाबला पाकिस्तान से कर सकती हैं, तो इसलिए मुकाबले करने वाली टीम तो सामना करती है, लेकिन जो डर जाते हैं शायकीन क्रिकेट का सामना नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं, तो इसलिए डर के मारे पाकिस्तान नहीं है। अगर वो पाकिस्तान आते तो उनको ना सिर्फ अच्छी मेज़बानी पाकिस्तानियों की जानिब से मिलती, बल्कि शायकीन क्रिकेट जो उनके खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके रवैया जो है नाकिस सा, वो पाकिस्तान ना आना मिस करेंगे। दीगर टीमों के साथ जिस तरह आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों को उनके जो मखसूस खिलाड़ी हैं उनको पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट सपोर्ट कर रहे हैं, तो दीगर जो टीम नहीं आई उनके खिलाड़ियों को भी उसी तरह एक जोशो जज्बे के साथ सपोर्ट मिलता, लेकिन उनका जो रवैया था वो शायकीन क्रिकेट का कहना है। अच्छा, शायद एक चीज और बताइए, पिछले दिनों में बाबर आजम ने कहा कि मुझे किंग विंग कहना छोड़ दें, किंग शिंग चले विंग किंग शिंग कहना छोड़ दें, तो आज जो शायकीन क्रिकेट आ रहे थे फिर कोई किंग बाबर के नारे लगा रहे हैं या उनकी उन्होंने राय पे अमल कर लिया हुआ है शायकीन? देखिए, अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात करें तो ज़ाती तौर पर हम भी सवाल कर रहे थे लोगों से, तो 2 मैचेस में जो पिछले सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट हुआ उसमें बाबर आजम नहीं चल सके। आज भी जिन लोगों से मैंने बात की, हमने शॉट्स उनसे लेके प्ले भी किए, तो उसमें जिन लोगों से बात की 99% शायकीन क्रिकेट, चाहे बुजुर्ग थे, जवान थे या बच्चे थे, उनका ये कहना था कि बाबर आजम ही वाहिद प्लेयर हैं जिसको मैदान में खेलते हुए देखने के लिए वो स्टेडियम में है। यानी कि एक जिस तरह का जोशो जज्बा होता है, काफ़ी रश भी होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि ग्राउंड में हम नहीं जाएंगे देखने के लिए, तो वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, लेकिन खासतौर पर बाबर आजम हमारे सामने परफॉर्म करें उसको देखने के लिए वो पहुंचे हैं। और कई ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी मैंने जब बात की तो उनकी भी ये तवक्कुआत है कि ठीक है, फ़खर जमान भी चलेंगे और मोहम्मद रिजवान भी अच्छी बैटिंग करेंगे, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हैं या नसीम शाह और दीगर जो प्लेयर हैं वो अपनी बॉलिंग भी अच्छी करेंगे, लेकिन उनको तवक्को है कि अगर जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं तो वो बाबर आजम है। तो इसलिए शायकीन क्रिकेट तो नहीं छोड़ रहे कि जो बाबर किंग है और उनको किंग ही कहना पसंद करते हैं। बाबर आजम ने जो है उनको मना किया कि नहीं, फिलहाल मुझे किंग सिंह ना कहा जाए, और हमारी भी जब पिछले मैचेस में भी उम्मीद करते हैं कि ये सारी तवक्कुआत किसी एक प्लेयर से ना रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक के कंधे के ऊपर ज्यादा बार आ जाए तो मुश्किलात हो जाती है। रूट प्लान भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज़ाहिर है लोग अब पहुंचना शुरू हो चुके होंगे, एंट्री पॉइंट्स के हवाले से भी थोड़ा बता दें ताकि हमारे तवज्जुह से भी व्यूअर्स को ज़रा पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन। रूट प्लान क्या है, अच्छे से मैनेज हो रही हैं चीज़ें, एंट्री पॉइंट्स कहाँ कर बनाए हैं, और जैसे होता है ना कि कुछ जगहों पे आप शटल चला देते हैं, इस तरह की चीज़ें भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया था उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। नेशनल स्टेडियम के अतराफ में जब PSL के या दूसरे मैचेस हुए थे तो कुछ रोड बंद कर दिए जाते थे, जिसमें कराची में लोगों में परेशानी होती थी कि एक तो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर थी, लोग घरों से नहीं निकल पाते थे। लेकिन पिछले मैचेस भी हुए हैं और आज का खासतौर पर जिस तरह का एक बड़ा इवेंट है तो उस हवाले से कोई रोड बंद नहीं है। हैवी ट्रैफिक की एंट्री, ट्रैफिक जाम ना हो इसलिए बंद की हुई है, लेकिन नेशनल स्टेडियम के पीछे जहाँ मेन गेट है उसके सामने मैं खड़ा हूँ। नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन जीत के जुनून का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आप मैच को एंजॉय कीजिए बतौर शायकीन क्रिकेट, और कल इसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी इसके पोस्ट के हवाले से और कल के प्री मैच के हवाले से। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त।